नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर सिंघल है और मैं जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ, जॉइंट एक्सपर्ट रामकृष्ण केयर में रायपुर में। और आज मैं आपको इस वीडियो में हिप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको हम हिंदी में कूला कहते हैं। हिप जॉइंट से रिलेटेड बीमारियाँ और उसके निवारण के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो हमारा जो हिप जॉइंट होता है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। मतलब एक इसमें ऐसा बॉल होता है और एक सॉकेट होता है। जैसे अपन घर में चटनी कूटने के लिए कूटनी रहती है, मूसली रहती है ना, उसी तरीके से एक बॉल होता है, एक सॉकेट होता है और ये बहुत ही स्टेबल जॉइंट रहता है और उसके आजू बाजू सारी मांसपेशियां रहती हैं। अब जो कूला हमारा रहता है उसकी जो गोले की सप्लाई होती है वो हमेशा यहाँ से जाती है और शुरू से ही थोड़ी कमज़ोर होती है। तो ऐसी कुछ बीमारियाँ होती हैं जिससे इसकी सप्लाई और कम हो जाती है और फिर गोले की जो बीमारियाँ हैं वो चालू हो जाती हैं। सो जैसा मैंने बताया, एक ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इनिशियली हर एक जोड़ के शरीर का कोई भी भाग हो, कोई भी जोड़ हो, उसमें एक चिकनी कैप होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। हिप जॉइंट में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी एक चिकनी कैप होती है। अगर आप देखें तो ये नीला नीला जो दिख रहा है ये कैप है, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है और सॉकेट में भी ऐसा ही होता है। तो जब ये चिकना होता है तो हिप जॉइंट में कुछ स्पेस होता है, लगभग 3 से 4 मिलीमीटर का। इन मिलीमीटर्स वो स्पेस रहता है और जब भी स्पेस बना रहता है तो आपका हिप जॉइंट बिना तकलीफ के आप चल पाते हो, अच्छी तरह मोबाइल रहता है। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे वो खुरदुरा हो जाता है। अगर आप मॉडल में समझाऊं तो लगभग ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा खुरदुरा हो गया है और सॉकेट भी खुरदुरा हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो जो जॉइंट में स्पेस है वो कम हो जाता है और कई बार मरीज को पेन भी होता है एज वेल एज मूवमेंट भी कम हो जाता है। तो ऐसी क्या बीमारियां हैं, ऐसी क्या दिक्कतें मरीज़ को होती है, मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। जैसा मैंने बताया कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब चूंकि मैंने बताया कि गोले की सप्लाई जो होती है या नसों की खून की सप्लाई यहाँ से होती है, तो ऐसी कुछ बीमारियाँ जैसे सिकल सेल हुआ, थैलीसीमिया हुआ, ये कुछ एंडेमिक बीमारियाँ भी होती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में सिकल सेल थैलीसीमिया बहुत कॉमन है और इन बीमारियों में खून के थक्के बन जाते हैं या ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हेड है या गोला है उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं जाता। और जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो वो हड्डी का पार्ट मरने लगता है और वहाँ पे कार्टिलेज पूरा खराब हो जाता है, इवन शेप भी चेंज हो जाता है गोले का या बॉल का। तो जैसे बीमारियां सिकल सेल हुआ, थैलीसीमिया हुआ, इवन कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसके सेवन से भी ये गोले का शेप चेंज होता है या कार्टिलेज खराब होता है, जैसे स्टेरॉइड्स ओवर यूज़। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो आयुर्वेदिक पुड़िया लेते हैं। आई रिपीट, आयुर्वेदिक पुड़िया में कई बार हमको पता नहीं होता कि उसका कंटेंट क्या है और ज़्यादा सेवन करने से 1 या 2 साल अगर अपन पुड़िया का लगातार सेवन करें तो स्टीरॉयड की वजह से आपके गोले का शेप चेंज हो सकता है। अब जैसा मैंने बताया, जो ये बीमारियां होती हैं उसमें जो अपना बॉल होता है उसका कार्टिलेज घिसने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सप्लाई कम हो जाती है और धीरे धीरे वो ऐसा खुरदुरा हो जाता है एंड उसका शेप भी चेंज हो जाता है। इसी बीमारी को हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, AVN इसका शॉर्ट फॉर्म है। एवेस्कुलर मतलब बिना वेसल का, मतलब जिस पार्ट में वेसल्स नहीं रहेंगे या उसकी सप्लाई कम हो जाएगी वो पार्ट मरने लगेगा। जैसे हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई ना जाए तो हार्ट अटैक होता है, उसी तरीके से अगर हड्डी में ब्लड सप्लाई ना जाए, जो जिसका खाना वही है, वहाँ पे भी आपकी हड्डी मरने लगती है। और जब आप उस पर वेट बेयर करते हो तो दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? कि जब आपका कार्टिलेज घिस जाता है सॉकेट में भी और जॉइंट में भी, अपने बॉल में भी, तो ये हड्डी आपस में टकराने लगती है। और जब कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज़ का मूवमेंट कम होता है टकराने की वजह से, और जब ये टकराती है तो इन हड्डियों के अंदर ऐसी नसें होती हैं जो आपके दिमाग तक सिग्नल पहुंचाती है, दर्द का एहसास दिलाती है। यही कारण है कि आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस या हिप आर्थराइटिस में जॉइंट पेन होता है, बिकॉज आपकी बोन्स आपस में रब करने लगती है। ये तो हो गया AVN या एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण, जैसे सिकल सेल, थैलीसीमिया। कई बार ऐसा होता है कि चोट लग जाती है, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और फिर आपकी गोला जो है ख़राब होने लगता है। या फिर 40 से 50% लोगों में इसका कोई कॉज नहीं है। आई रिपीट, ये बहुत बड़ा नंबर है। कई मरीज़ मेरे पास आते हैं कि उनके गोले का शेप चेंज होने लगता है या गोला ख़राब हो जाता है और हमको कॉज भी नहीं पता होता। तो आई रिपीट, 40 से 50% लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई कॉज नहीं है। अगर अदरवाइज कॉमन कॉजेज़ में सिकल सेल है, थैलीसीमिया है, स्टेरॉइड का ओवर यूज़, या अगर मरीज़ क्रोनिक एल्कोहलिक या सिगरेट स्मोकर हैं तो उसमें भी ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। ये कुछ मुख्य कारण होते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस के। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी आती है हिप आर्थराइटिस। हिप आर्थराइटिस कॉमनली गठियावात जैसी बीमारी जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं उसमें बहुत कॉमन है, या फिर एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये भी एक ऐसी वात की बीमारी है जो यंग लोगों में ज़्यादा होती है और इसमें भी कूले सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इसमें भी एक स्टेज के बाद आपका जो कूला घिस जाता है और जॉइंट आपस में टकराने लगता है।
मूलतः एवीएन की 4 स्टेजेस होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो शुरुआती स्टेज में जब मरीज़ आता है एवीएन का, चाहे स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो हम उसको दवाइयों से ही ठीक करते हैं, एक्सरसाइज से ही ठीक करते हैं। बट लेट स्टेजेस में दवाई कसरत काम नहीं आती है, एंड दैट इज़ द स्टेज वेयर वी ऑपरेट। उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियां भी बताता हूं हिप से रिलेटेड जो बचपन में होती हैं, जैसे 8 साल के बच्चे में, जिसको हम परथीस डिसीज़ बोलते हैं, या स्लिप कैपिटल फेमोरल एप्फेसिस या स्किफी करके एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं। बच्चों में कई बार कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप भी देखा गया है। अगर आपका बच्चा 1 साल की उम्र में जब चलने लगता है और लंगड़ा रहा है और लिंपिंग कर रहा है और आपको कुछ एबनॉर्मल उसका गेट लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। कई बार वो उसमें डिसलोकेशन भी हो जाता है। रिसेंटली हमारे पास एक बच्चा आया था, उसके साथ भी यही हुआ था। और अगर इसका सही समय पे सही इलाज कर सकें तो बच्चा काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि बचपन से ये तकलीफ होती है, माँ बाप ध्यान नहीं देते, और जब बच्चा 30 या 35 साल का हो जाता है और उसका पाँव छोटा बड़ा हो जाता है, देन उसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये तो हो गया हिप्स रिलेटेड बीमारियाँ। अब जैसा मैंने बताया कि एवीएन या आर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली दूसरी स्टेज में हम सिर्फ दवाइयाँ कसरत से ही मरीज़ को ठीक करते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 ऐसी होती है जिसमें ना सिर्फ पेन बहुत होता है, मूवमेंट भी कम हो जाता है, पालती नहीं मार पाते, नीचे नहीं बैठ पाते, खड़े रहने में दिक्कत होती है, एंड दैट इज़ द स्टेज कि मैं सर्जरी करता हूँ। अब मैक्सिमम लोगों को लगता है कि सर्जरी मतलब जॉइंट को पूरा निकाल देंगे, पूरा जोड़ बदली कर देंगे। तो मरीज़ सोचता है कि हिप जॉइंट में पूरा जोड़ बदल देंगे, बहुत दिक्कत होगी, या मेरा नया जोड़ तो मैं चल ही नहीं पाऊँगा, ऐसा भ्रांति है लोगों में। पर मैं जो ऑपरेशन करता हूँ, एक खास टेक्निक है जिसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक, जिससे हम ऑपरेट करते हैं। एक तरह की मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है, जिससे हम सिर्फ जो घिसा हुआ पार्ट है उसी को छीलते हैं, जिसका डायमीटर लगभग 30 से 40 मिलीमीटर होता है, और उतने ही डायमीटर का एक चिकना कैप लगाते हैं या चिकनी बॉल लगाते हैं, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी और सॉकेट में भी हम मिलीमीटर्स में छीला जाता है, और वहाँ पे भी हम एक कैप लगाते हैं और फिर आपके जॉइंट को ऐसा रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सो इट्स अ हिप रिप्लेसमेंट विच वी डू इन लेट स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस। हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी से करते हैं, एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं, जिसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक, जिसमें हम छोटे चीरे में ऑपरेशन होता है, और जैसे बताया कुछ मिलीमीटर से ही छीला जाता है। चमड़ी पे कोई टाका नहीं लेते। हमारा मरीज़ सुबह ऑपरेशन करते हैं और 3 घंटे के बाद हम उसको चलाते हैं और दूसरे दिन सीढ़ी चलाते हैं। इस टेक्निक में, इस सर्जरी में कोई बेड रेस्ट नहीं है, कोई परहेज नहीं है, लेटरिन बाथरूम भी आप चल के ही जाते हो। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें कोई परहेज नहीं करना पड़ता और इमीडिएटली आपको पेन रिलीफ मिल जाता है। तो ये दोस्तों, ये है आर्थराइटिस, हिप की बीमारियाँ। इवन सर्जरी हम क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुई होगी, और कभी भी कोई घुटने की तकलीफ या कूल्हे की तकलीफ हो तो डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। आई रिपीट, अर्ली स्टेजेस में ही इसका निदान कर लिया जाए तो ये अंतिम स्टेज तक नहीं जाता और हम सर्जरी से आपको बचा सकते हैं। एंड अगर सर्जरी करनी भी पड़े तो भी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेट स्टेज में की जाती है, और जितने भी मरीज़ आज हमने ऑपरेट किए हैं, एवरीबडी इज़ पेनलेस। सब अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और उसमें कोई रोक टोक भी नहीं है। थैंक यू सो मच।